नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो नक्शे पर तो विशाल दिखती है लेकिन खबरों में कम ही रहती है, ग्रीनलैंड। पर अचानक से अमेरिका इस बर्फीले द्वीप को लेकर इतना बेचैन क्यों हो गया है? हमारे सामने नारायण लक्ष्मण का एक लेख है जो इस पूरी कहानी के पन्ने पलटता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की इस जिद के पीछे की असली वजह क्या है, ये जो डील की बातें हो रही हैं उनका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, इस सबसे वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इस बर्फीले रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ साल पहले से। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी तो ज्यादातर लोगों ने इसे एक मजाक समझा था। डेनमार्क ने तो इसे बेतुका बताकर सिरे से खारिज कर दिया था और नाराज होकर ट्रंप ने अपनी डेनमार्क यात्रा ही रद्द कर दी। उस वक्त लगा था कि बात आई गई होगी, है ना? हाँ, सब ने यही सोचा था, लेकिन असल में वो तो सिर्फ ट्रेलर था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। इसी साल जनवरी में व्हाइट हाउस ने एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाया। उसने 8 यूरोपीय देशों को धमकी दी कि उन पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा और ये हर महीने बढ़ता जाएगा। और ये सब क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड को पट्टे पर लेने की एक अमेरिकी योजना पर बात बन नहीं पा रही थी। एक मिनट, अमेरिका अपने ही दोस्तों पर, अपने नेटो सहयोगियों पर आर्थिक दबाव बना रहा था? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई व्यापारिक मतभेद तो था नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधी सीधी जोर जबरदस्ती थी। लेकिन फिर जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई और वहां राष्ट्रपति ट्रंप ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। उन्होंने टैरिफ की धमकी वापस ले ली और ऐलान किया कि ग्रीनलैंड को लेकर एक भविष्य के सौदे के ढांचे यानी फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील पर सहमति बन गई है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। पहले सरेआम धमकी, फिर अचानक से दोस्ती का हाथ। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? ग्रीनलैंड में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसके लिए अमेरिका इतना कुछ करने को तैयार है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब खजाने से कम नहीं है। वजह एक नहीं, दो हैं। पहली वजह तो वही है जिसका अंदाजा सब लगाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड तेल और गैस से भरा पड़ा है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेख बताता है कि यूरोपीय आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे जरूरी कच्चे माल में से 25 ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। 25? मतलब सिर्फ तेल और गैस नहीं, बल्कि वो सब कुछ जिससे भविष्य की टेक्नोलॉजी बनेगी। स्मार्टफोन, बैटरी, एडवांस्ड हथियार, सब कुछ। ये तो किसी खजाने की चाबी हाथ लगने जैसा है। बिल्कुल। इसमें ग्रेफाइट और टाइटेनियम जैसे खनिज शामिल हैं जो आज की दुनिया की रीढ़ हैं। ये सैन्य तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। जिसके पास ये संसाधन है वो आने वाली सदी के औद्योगिक विकास को नियंत्रित कर सकता है। तो ये सिर्फ जमीन नहीं, भविष्य का भंडार है। कमाल है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह शायद इससे भी ज्यादा अहम है, और वो है ग्रीनलैंड की रणनीतिक लोकेशन। लोकेशन? हाँ, नक्शे पर देखिए, आर्कटिक के ठीक बीच में है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों पर नजर रखने के लिए एक परफेक्ट अड्डा है। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये सिर्फ निगरानी के लिए है या इसका कोई और बड़ा मकसद भी है? मकसद बहुत बड़ा है। लेख में $175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस योजना का जिक्र है। इस योजना का लक्ष्य अंतरिक्ष में अमेरिकी हथियार तैनात करना है ताकि किसी भी मिसाइल हमले को रोका जा सके। और इस तरह के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम के लिए ग्रीनलैंड से बेहतर लॉन्च पैड कोई हो ही नहीं सकता। $175 बिलियन की योजना? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। मतलब ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष युद्ध का मैदान बन सकता है। तो एक तरफ खजाना, दूसरी तरफ एक अजेय किला बनाने की तैयारी। आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 21वीं सदी की शतरंज की बिसात का एक बहुत जरूरी मोड़ा है। ठीक है, तो इस खेल में सिर्फ अमेरिका तो अकेला खिलाड़ी नहीं होगा। आर्कटिक में और कौन-कौन अपनी ताकत आजमा रहा है? सही सवाल। आर्कटिक अब वो शांत बर्फीला इलाका नहीं रहा। यहाँ अब बड़ी शक्तियों के बीच एक नई ग्रेट गेम शुरू हो गई है। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, आपको इसे पाने के लिए बर्फ में 25 फीट नीचे जाना होगा।
ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे बहुत से लोग सनक में करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ नियंत्रण हासिल करना बहुत मुश्किल और महंगा है, लेकिन देश इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये देश कौन है? जाहिर है रूस और चीन का नाम सबसे पहले आएगा। बिल्कुल। व्हाइट हाउस का आधिकारिक तर्क भी यही है कि आर्कटिक में रूस और चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और उसे रोकना जरूरी है। रूस अपने पुराने सोवियत दौर के सैन्य ठिकानों को आर्कटिक में फिर से खोल रहा है। वहीं चीन, जो आर्कटिक के पास भी नहीं है, खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और पोलर सिल्क रोड जैसी योजनाओं से वहां अपनी पैठ बना रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो वह इस दौड़ में पीछे रह जाएगा। तो क्या नेटो इसकी सुरक्षा नहीं कर रहा? कर रहा है, और यही बात इस मामले को और पेचीदा बनाती है। सैद्धांतिक रूप से ग्रीनलैंड की सुरक्षा नाटो की जिम्मेदारी है। लेख हमें याद दिलाता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस द्वीप पर करीब 10,000 सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन आज वो संख्या घटकर सिर्फ 200 रह गई है। सिर्फ 200? 10,000 से सीधे 200? तो क्या अमेरिका अब रूस और चीन का बहाना बनाकर वहां फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है? यही रणनीति लगती है। आर्कटिक में बढ़ते खतरों का हवाला देकर अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को फिर से बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक कानूनी और रणनीतिक आधार बना रहा है। यह सिर्फ रूस या चीन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे आर्कटिक पर अपना दबदबा कायम करने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई पर्दे के पीछे की वजहें, संसाधन और सैन्य ताकत। लेकिन दावोस में जो समझौता हुआ वो सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है। क्या वो वाकई उतना ही सरल है? ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट असल में है क्या? ये बिल्कुल भी सरल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानबूझकर धुंधला रखा गया है। ट्रंप ने इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये अब खरीदने के बारे में नहीं है। योजना ये है कि ग्रीनलैंड के भीतर कुछ खास इलाकों को वॉशिंगटन को लंबे समय के लिए पट्टे यानी लीज पर दे दिया जाए। लीज पर? लेकिन इससे डेनमार्क की संप्रभुता का क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दावोस में नाटो महासचिव मार्क रूटे और डेनिश प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता पर कोई बात नहीं हुई, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये मॉडल साइप्रस जैसा हो सकता है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने तो हैं, लेकिन वो जमीन तकनीकी रूप से ब्रिटिश क्षेत्र है। अचानक पीछे क्यों हट गया? इसके पीछे शायद कानूनी और आर्थिक डर था। एक बड़ी वजह यह थी कि व्हाइट हाउस सहयोगियों पर टैरिफ लगाने के लिए जिस नेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती थी। अगर फैसला सरकार के खिलाफ आता तो ये एक बड़ी किरकिरी होती। दूसरा, यूरोपीय देश भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। वे जवाबी टैरिफ की पूरी तैयारी कर चुके थे, जिससे एक बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ सकता था, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बुरा होता। तो मतलब धमकी काम कर गई, भले ही उसे वापस लेना पड़ा। और ये जो लेख में क्षेत्र का भूखा वॉशिंगटन जैसी बात कही गई है, ये तो दुनिया के बाकी देशों, खासकर छोटे देशों के लिए एक चेतावनी जैसी लगती है। बिल्कुल, ये घटना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए और खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। अब आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल सीधे सीधे जमीन या क्षेत्रीय लाभ हासिल करने के लिए किया जा रहा है। भले ही अमेरिका इस बार पीछे हट गया, लेकिन चिंता बनी हुई है कि वो अपने हितों के लिए डेनमार्क जैसे देशों की घरेलू राजनीति में भी दखल दे सकता है। ये एक गंभीर बदलाव है। तो लेख के अंत में ये सवाल उठता है कि ये सब देखकर बाकी दुनिया को क्या सोचना चाहिए, खासकर भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियों को इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क देता है। उसका कहना है कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिस पर दुनिया दशकों से चल रही थी, अब खत्म हो रही है। बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका, अब नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही हैं। तो ऐसे में भारत जैसे देश क्या कर सकते हैं? लेख का मानना है कि भारत और चीन जैसे देश अब भी उस पुरानी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों, जैसे हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास करते हैं। लेख के अनुसार इन देशों को मिलकर वॉशिंगटन, मॉस्को और तेल अवीव जैसी शक्तियों के नव साम्राज्यवादी कदमों का मुकाबला करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। ये वो ताकतें हैं जो अपने व्यापारिक और रणनीतिक फायदे के लिए दूसरे देशों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही हैं। मतलब ये एक तरह से दुनिया के बाकी देशों के लिए एकजुट होने का एक बुलावा है। हाँ, एक चेतावनी और एक बुलावा, दोनों। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं, बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए संसाधन है, सैन्य बढ़त के लिए रणनीतिक लोकेशन है और आर्कटिक पर नियंत्रण की एक बड़ी लड़ाई चल रही है। अमेरिका का तरीका ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम बदल रहे हैं। बिल्कुल सही।
और इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। हमने आज बड़ी शक्तियों, अमेरिका, रूस, चीन और उनकी रणनीतियों की बात की, लेकिन जिनका एक घर है, उन लोगों का क्या? ग्रीनलैंड के लोगों का क्या? इस पूरी भू राजनैतिक शतरंज की बिसात पर उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। स्वायत्तता, विकास और अपनी संस्कृति को बचाने की उनकी अपनी इच्छाएं और सपने हैं। ये सोचना दिलचस्प होगा कि आर्कटिक का भविष्य असल में वॉशिंगटन या मॉस्को नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के लोग खुद कैसे आकार दे सकते हैं। इस पर आगे सोचने की जरूरत है।